हेलो स्टूडेंट्स, रिस्पायरेशन प्लांट्स बायोलॉजी हम पढ़ रहे थे। मैं मनोज अग्रवाल फॉर द न्यू क्लासेस। जो रिस्पिरेशन प्लांट्स हमने पढ़ा, आपको पता है एरोबिक एनारोबिक रिस्पिरेशन हमने पढ़ा था। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में पार्ट्स पढ़े थे, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको बताया था हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अप टू द complexes to the oxygen and ultimately water is formed। ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। अब एक बात आती है यहाँ पर कि साइनाइड रेजिस्टेंट रिस्पिरेशन क्या होता है। व्हाट इज साइनाइड रेजिस्टेंट रिस्पिरेशन? आप सब जानते हैं साइनाइड इज ए पॉइजन, एक्ट एज ए पॉइजन फॉर द स्पेशली फॉर द प्लांट्स। तो जो प्लांट्स में अगर साइनाइड का एक्शन होता है तो प्लांट्स का जो रिस्पिरेशन है वो क्या हो जाना चाहिए, उसमें जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है, एंजाइम है, वो स्पेशली ऑक्सीडेज एंजाइम वो डिग्रेड हो जाता है, उसको नष्ट हो जाना चाहिए, रिस्पिरेशन रुक जाना चाहिए। बट इन द सम केसेस these are the cyanide resistant respiration in which the oxidase enzyme is blocked, the enzyme oxidase is blocked, but in these plants the mitochondria have the another route to carry the electrons. Mitochondria have alternate routes, to carry the, क्या कैरी करते हैं, to carry the electrons from, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन वाया यूबिक्विनोन से ले जाते हैं और यूबिक्विनोन से कहाँ पहुंचा देते हैं, इसमें फ्लेवोप्रोटीन्स तक। And ultimately up to oxidase। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो अल्टरनेट रूट होता है, तो साइनाइड की प्रेजेंस पर भी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टरनेट रूट है, जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, कैरी कर लेता है, साइनाइड रेजिस्टेंट रिस्पिरेशन। और हम आज एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करते हैं कि रिस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। मोस्टली हम पढ़ते हैं रिस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड द फोटोसिंथेसिस इज द एनाबॉलिक प्रोसेस। तो रिस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। सिंपल है, आप लोअर क्लासेस से सुनते चले आ रहे हैं कि रिस्पिरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस क्या एनाबॉलिक प्रोसेस है। But the respiration is also called the amphibolic process। इसे क्या माना गया, amphibolic process, especially Krebs cycle, but also the respiration। तो Krebs cycle is the part of the respiration। तो aerobic respiration में जो aerobic respiration है, it is the amphibolic process। अब amphibolic process कैसे है? Amphibolic means it contains both the reactions, the catabolic as well as the anabolic। तो केवल कैटाबॉलिक प्रोसेस ना होकर इट इज द एम्फीबॉलिक प्रोसेस। एम्फीबॉलिक प्रोसेस कैसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं रिस्पिरेशन को। व्हाई इट इज कॉल्ड द एम्फीबॉलिक प्रोसेस मींस इट कंटेन्स द कैटाबॉलिक रिएक्शंस एज वेल एज द एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिक रिएक्शंस मींस द ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स, एज वेल एज इन द एनाबॉलिक प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ द complex molecules from the simpler molecules। तो दोनों प्रोसेस को हमको डिस्कस करना है। हाउ इट इज कॉल्ड द एम्फीबॉलिक। These are the respiratory substrates called the carbohydrates। This is the carbohydrate, this is the protein, also used for the respiratory substrate is the fat। These are the main respiratory substrate which gives the energy via the aerobic respiration in the glycolysis, Krebs cycle and ETS etc. Now the mainly the glucose which is the
glucose, which is the immediate source of the energy. Now the glucose is broken down into the glucose 6 phosphate. आपने ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पढ़ा है. The glucose converted into the glucose 6 phosphate, ultimately into a fructose 6 phosphate, fructose 1 6 diphosphate, now into the 3 carbon compound. तो पूरी होल रिएक्शन ग्लाइकोलिसिस की डिस्कस नहीं कर रहे, हम केवल यहाँ एम्फिबॉलिक प्रोसेस समझाने के लिए आपको शॉर्ट में बता रहे हैं. ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 phosphate and ultimately into the 3 phosphoglyceraldehyde 3-PGL and the dihydroxyacetone phosphate DHA. Both are of 3 carbon compounds. This is the dihydroxy acetone phosphate, as well as it is the 3-phosphoglyceraldehyde. 3-phosphoglyceraldehyde. Now the 3-phosphoglyceraldehyde is converted into the pyruvic acid. आपको पता है अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होगा ये? पायरुविक एसिड. एंड द पायरुविक एसिड, द ऑक्सीडेटिव decarboxylation of the pyruvic acid takes place, which converts into the acetyl coenzyme A. It is the 2 carbon compound acetyl coenzyme A. Now the fat is divided into 2 parts, the fatty acid as well as the glycerol. फैट में क्या होता है? फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ग्लिसरॉल हो सकता है. The glycerol converted into the dihydroxyacetone phosphate glycerol, as well as the protein is converted into the amino acid. This is the amino acid, and amino acid make the various type of the acids, also the pyruvic acid. अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है. एंड द ग्लिसरॉल इज कन्वर्टेड इनटू द डाइहाइड्रोक्सीएसिटोन फास्फेट, एज वेल एज फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू द एसिटिल कोएंजाइम via the various complicated chemical reactions. And acetyl coenzyme enters into the Krebs cycle. This is the amphibolic pathway. कैसे डिस्कस कर रहे हैं amphibolic pathway? These are all the breakdown reactions called the catabolic reactions. तो catabolic reaction तो इस respiration पहले ही prove है. Now we can prove this is the also the anabolic process. How can we prove? This acetyl coenzyme, which is the 2 carbon compound, which is used to make the cutin, phenol, anthocyanin, carotenoids, etc., etc. These are all the substances which are formed by the acetyl coenzyme. So acetyl coenzyme is used for the formation of fatty acids, carotenoids, anthocyanin, phenol, etc. These are formed by the acetyl coenzyme. आप देख रहे हैं जो acetyl coenzyme से ये complicated substances formation हो रहा है, product बन रहे हैं. Means these are all the anabolic substances which are formed by the acetyl coenzyme. So this is the use of the acetyl coenzyme. ये भी एक anabolic process है. As well as in the Krebs cycle, अगर आप Krebs cycle में देखते हैं तो क्या बनता है? सक्सिनिल कोएंजाइम, एक सब्सटेंस होता है सक्सिनिल कोएंजाइम इन Krebs cycle. सक्सिनिल कोएंजाइम is used for formation of सक्सिनिल कोएंजाइम है, इसके फॉर्मेशन में काम आ रहा है. एसिटिल कोएंजाइम है, बहुत सारी एनाबॉलिक रिएक्शंस में काम आ रहा है. तो सक्सिनिल कोएंजाइम इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइटोक्रोम एंड साइटोक्रोम.
You know what is phytochrome? Chrome means color, pigment, and phyton means leaf. फिर से बना है phyton लीफ होता है, तो लीफ पे जो प्रेजेंट है एज phytochrome as well as cytochrome. Cytochrome also called the electron carriers. तो phytochrome cytochrome दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है किससे? सक्सेन कोएंजाइम से. सक्सेन कोएंजाइम के अलावा एक और सब्सटेंस आपने नाम सुना होगा इन द क्रेब्स साइकिल, oxaloacetic acid. Succinate coenzyme is a 4-carbon compound as well as the oxaloacetic acid is also the 4-carbon compound. Here the oxaloacetic acid is used for the formation of the purines and pyrimidines. These compounds made by the simpler compounds, so it is called the anabolic process, and these are the degradation or the catabolic reactions. So respiration is called the amphibolic pathway in which the catabolism as well as anabolism both takes place. Okay. Now we coming to the next topic. What is hexose monophosphate shunt? Hexose monophosphate shunt, also called the HMP. Hexose monophosphate pathway as well as hexose monophosphate shunt as well as also called the pentose phosphate pathway, also called the PPP. आपको पता है हेक्सोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, पेंटोज 5 कार्बन कंपाउंड होता है. हेक्सोज का एग्जांपल ग्लूकोज फ्रक्टोज होता है, पेंटोज का एग्जांपल राइबोज और डीऑक्सीराइबोज भी. मैंने अपना नाम सुना, राइबोज भी है, राइबोज भी है, डीऑक्सीराइबोज भी है. So what is the hexose monophosphate shunt, also called the HMP, also called the hexose monophosphate pathway, also called the pentose phosphate pathway, also called the PPP. This is the alternative method of the aerobic respiration. Aerobic respiration में अभी तक आपने केवल नाम सुना है the process in the glycolysis, Krebs cycle as well as the electron transport system. But it is the another pathway, is the another alternate pathway which is responsible for the degradation of the various type of substances called the HMP pathway. It is the alternate pathway. For aerobic respiration, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का अल्टरनेट पाथवे है which is independent to glycolysis and Krebs cycle. It means without glycolysis and Krebs cycle, the degradation of the carbohydrate also takes place. So it is called the hexose monophosphate pathway, also called the pentose phosphate pathway. This is found only in the aerobic respiration. It means केवल aerobic respiration का ही alternative form है. ये जो aerobic respiration का alternate form है, it is discovered by the Warburg and Dickens. Discovered by Warburg and Dickens, also called the phosphogluconate pathway. Phosphogluconate pathway, in which
the various compounds containing the 3 carbon, 4 carbon, 5 carbon, 6 carbon and 7 carbon compounds are formed, which is used for the various activities as well as the formation of the various anabolic compounds. Now these are the compounds, intermediate compounds, which are formed in this process. The 3 carbon compounds, 4 carbon compounds, 5 carbon compound, 6 carbon compounds and the 7 carbon. In the case of 3 carbon, आप इससे पहले ग्लाइकोलिसिस में देख चुके हैं. The 3-phosphoglyceraldehyde as well as the dihydroxyacetone phosphate, both are the 3 carbon compounds. The example is the DHAP as well as 3-phosphoglyceraldehyde. These are the 3 carbon compounds. Now, in the case of the 4 carbon compounds, erythrose 4-phosphate, erythrose 4-phosphate. This is the 4 carbon compound. Now, in the case of the 5 carbon आपको पता है DNA RNA में न्यूक्लिक एसिड्स में पाया जाता है. In the case of the DNA, the deoxyribonucleic acid, तो शुगर कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, deoxyribo. In the case of RNA, ribose as well as ribulose, this is the ribose phosphate, ribulose phosphate, etc. Ribose, ribulose, etc. Now in the case of 6 carbon compound, then the 6 carbon compound कौन से हो सकते हैं? Yes, glucose, the glucose 6-phosphate and the 7 carbon is the pseudoheptanose. Pseudoheptanose phosphate. Now this is the 3 carbon compound, 4 carbon compound, 5 carbon compound, 6 carbon compound as well as the 7 carbon compound. In the case of 6 carbon, it's a fructose 6-phosphate. Now this is the alternate pathway for the aerobic respiration independent of the glycolysis and Krebs cycle, in which the various carbon compounds are formed, and these compounds are used for making the various complicated anabolic compounds. In the case of 3 carbon compound is the dihydroxyacetone phosphate and 3-phosphoglyceraldehyde, which is used for the synthesis of the lignin, amino acids, etc. etc. Now in the case of the 4 carbon compounds, the formation of lignin. The lignin is the कहाँ पाया जाता है? It is present in the cell wall, which prevents the hardness to the plants. तो lignified cell walls कहते हैं. जो lignified होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होती है, इसलिए उसमें presence of lignin पाया जाता है. तो formation of the lignin as well as the amino acids. तो amino acids में कौन से आ सकते हैं? The phenylalanine. Also get the genetic disorder. आप genetics में पढ़ेंगे. Due to the deposition of the phenylalanine, the mental depression as well as the mental retardation takes place. बच्चों में जो मंद बुद्धिता होती है due to the presence of the phenylalanine in the joints as well as the muscles as well as the tyrosine. It means the 4 carbon compound erythrose 4-phosphate is responsible for the formation of the lignin, phenylalanine as well as tyrosine amino acids. Now in the case of 5 carbon compound, ribose, ribulose and xylulose, this is responsible for the formation of nucleic acids. Nucleic acid में example आपको पता है DNA and RNA. The various carbon compounds में जो 6 carbon है fructose और glucose मेनली क्या होते हैं, स्विच होते हैं, टेस्ट में एनर्जी देते हैं. pseudoheptanose 7 कार्बन कंपाउंड्स हैं. तो ये जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट में वेरियस मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के लिए क्या है, रिस्पांसिबल. अब अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें कि क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज, इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज ब्रोकन डाउन in every 6 glucose molecules, 6 glucose molecules
one glucose is completely broken, which is the completely broken into ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से आपको पता है CO2 बनता है और H2 बनता है कंप्लीट ब्रेकडाउन से by here's the glucose completely broken into the CO2 and the coenzyme and rest means 5 glucose rest glucose is regenerated, जो बाकी ग्लूकोज है रीजनरेट कर जाते हैं। Here the 12 NADH2 is utilized, 12 NADH2 plus 6O। कंटिन्यू ऑक्सीजन इसेंशियल होती है इस तरह के रेस्पिरेशन में, तो 12 NADH2 ये कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पर 12H2O प्लस 12 आप देख रहे हैं जो कंटिन्यू ऑक्सीजन की यहाँ पर एसेंशियलिटी आवश्यकता है और दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ द साइटोक्रोम। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं साइटोक्रोम, इससे पहले हमने किसे पढ़ा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ा है, तो साइटोक्रोम इज रिस्पांसिबल फॉर दिस रिएक्शन वेयर द 12 NADH2 react with the oxygen and converted into that 12H2O plus 12 NAD। तो ये जो 12 NADP बनते हैं 12 NADPH2 nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, that is the reduced form, that is the oxidized form, in which the 36 ATP is used, 36 ATP is formed, but net gain of ATP is 35. It means one is utilized in the metabolic actions as well as the other reactions. Now it is the rather anabolic than the catabolic process. So it is rather anabolic than catabolic. This is the most important point in the hexose monophosphate chain कि जो एनाबॉलिक है रहता है एनाबॉलिक, इट मींस जो कैटाबॉलिक भी है, लेकिन कैटाबॉलिक में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है द CO2 एंड द कोएंजाइम, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन हो रहा है एंड द 5 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अगेन रिकवर्ड इन एवरी रिएक्शंस। हियर द 12 NADPH2 यूज्ड, ऑक्सीजन की कंटिन्यू यहां पर क्या होती है सप्लाई चाहिए इस तरह के रेस्पिरेशन में। इट इज not the most common respiration, it is the alternate method of the aerobic respiration which is present into the adipose tissues। adipose tissue आपको पता है यहाँ पर फैट ज्यादा होता है, as well as the mature plant cells, not into the young plant cells, मेरिस्टेमेटिक cells में नहीं होता, किसमें होता है mature plant cells में होता है, as well as in the aerial branches। यहाँ पर आप लिखेंगे this is the hexose monophosphate pathway, also called the pentose phosphate pathway, is the alternative of the glycolysis and Krebs cycle in the aerobic respiration, and the most important significance of the HMP are also called the PP, that it is rather anabolic than the catabolic। बहुत सारे एनाबॉलिक रिएक्शन से बहुत सारे एनाबॉलिक कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड्स यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन डिग्रेडेशन के साथ बहुत सारे यहाँ पर एनाबॉलिक कंपाउंड्स बन रहे हैं। सो इट इज rather anabolic than the catabolic, as well as it is the acetohydrolase 7 phosphate, which is the 7 carbon compound, and the 6 carbon compounds are the fructose, especially found in mature plant cells, not into the germinating, mature plant cells, aerial branches, liver cells, 60% respiration,
60% respiration in the liver cells into the किस कैटेगरी का है, HMP का, as well as adipose tissue etc. हम आते हैं HMP पाथवे के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर, व्हाट इज द RQ, respiratory quotient, the ratio of the amount of the CO2 released and the amount of the O2 absorbed by the plants via the stomata is called the RQ. This is the RQ, respiratory quotient. Respiratory quotient, also called the श्वसन भागफल, हिंदी में कहते हैं श्वसन भागफल। अब जब श्वसन भागफल हमको निकालना है तो कैसे हम श्वसन भागफल तय करते हैं, तो द फॉर्मूला ऑफ द RQ इज द CO2 रिलीज्ड इन रिस्पायरेशन, कितना रिस्पायरेशन में CO2 रिलीज हुआ अपॉन द O2 एब्जॉर्ब्ड इन रिस्पायरेशन। क्या ये रेशियो है? सो देयर इज नो यूनिट, बट द RQ डिपेंड्स ऑन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कौन सा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट हो रहा है यूज हो रहा है कि लिपिड यूज हो रहा है कि प्रोटीन यूज हो रहा है, एज वेल एज एट द कंडीशंस। एनारोबिक कंडीशन है कि एरोबिक कंडीशन है, सकुलेंट प्लांट्स हैं, नॉर्मल प्लांट्स हैं, तो RQ हमारा यहाँ पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करता है, एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है। इन कंडीशंस के साथ साथ RQ जो है रिस्पायरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट होता है, किससे मेजरमेंट करते हैं इसका, रिस्पायरोमीटर। अब फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे हमारे पास रेस्पिरेटरी सब्सटेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हमको पता करना है कि कौन सा सबस्ट्रेट यूटिलाइज हो रहा है, कौन सा सबस्ट्रेट ऑक्सीडेट कर रहा है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन द प्लांट्स, तो हम देखते हैं RQ का मान फॉर द कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज दैट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन and make the 6CO2 plus 6H2O plus dot of energy. Now what is RQ of the carbohydrate? The RQ is the amount of CO2 released 6 and the amount of the O2 absorbed by 6 equal to 1. If the value of RQ is 1, then it is confirmed that the respiratory substrate is carbohydrate. Now for the lipids और द फैट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स में आपको पता है क्या क्या आते हैं, हमारे जितने भी सीरियल्स आते हैं उसमें व्हीट है, राइस है, मेज है, वो सारे। पोटैटो भी उसी में आएगा आपका, तो सीरियल्स तो नहीं आएगा, लेकिन पोटैटो भी इज द मेन सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जो राइस इज द मेन सोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे मिलेट्स हैं, हमारी व्हीट है, ये सब मेन सोर्सेस हैं। लिपिड का सोर्सेस क्या है, यहाँ पर जितने भी ऑयल सीड्स हैं, ये आर द मेन सोर्स ऑफ द लिपिड्स। Now for the lipids, the C18H36O2 plus 26O2 is the stearic acid. Fatty acids is the stearic acid and converts the 18CO2 plus 18H2O etc. Now the RQ for the fat is equal to 18 upon 26. Approx 0.7. The value of the RQ is 0.7 for the lipids. It means less than 1. Then for the protein, protein is the source. क्या है, प्रोटीन के सोर्सेज हैं आपके, जितनी भी हमारी पल्सेस हैं, दे आर द सोर्सेज ऑफ द प्रोटीन। नाउ फॉर द प्रोटीन द वैल्यू ऑफ RQ is between the 0.5 up to the 0.7.
is the for the protein. Now for the organic acids, for the organic acids, this is the malic acid. ऑर्गेनिक एसिड्स में अगर हम देखें तो अगर मैलिक एसिड का हम डिकम्पोजिशन देखते हैं तो हमको Rq की वैल्यू पता चलेगी, इज द C4H6O5 प्लस Q2. नाउ the 4CO2 plus etc. Now the value of the Rq is 4/3, means 1.33. This for the organic acids. Now for the succulents, जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं तो क्या करते हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अगेन उसमें आता है अपोइशिया, उसमें आता है डिजर्ट प्लांट्स से सप्लीमेंट्स कह सकते हैं आप उसमें. तो अगर आपको सप्लीमेंट्स में Rq की वैल्यू पता करना है तो वैल्यू ऑफ द Rq इज 0 फॉर द सप्लीमेंट्स. हाउ कैन कंफर्म दैट इज द C6H12O6 इज द ग्लूकोज. इट इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है. Incomplete oxidation of the glucose takes place in the case of the succulents as well as malic acid is formed. Malic acid is formed plus etc. No CO2 is formed. No CO2 is formed in the case of the succulents. So the value of the Rq is 0/3. It means 0. तो सप्लीमेंट्स के लिए वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई. एज वेल एज फॉर एनारोबिक रिस्पिरेशन, अगर रिस्पिरेशन एनारोबिक है, फॉर एनारोबिक रिस्पिरेशन दिस द फॉर्मूला C6H12O6. The glucose is incompletely broken down in the case of the anaerobic condition into the ethanol plus 2CO2 and the less energy is produced. Now the value of Rq for the anaerobic respiration is the 2/0, means infinite. These are the values of the Rq for the various respiratory substrates. अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, आप देखते हैं Rq की वैल्यू बनाती है. If the value of Rq is 1, then it is confirmed that the respiratory structure is the carbohydrate. If the value of the Rq is the 0.7 approximately, that is confirmed that the respiratory structure is the lipid or fat. If the value of the Rq is 0.5 to 0.9, now that is confirmed that it is the protein substrate. If the value of the Rq is more than 1, it means the confirmed the organic substance is utilized as the respiratory substance. As well as for the succulent, the desert plants, the value of Rq is 0 because the no CO2 is formed at this time. And for the anaerobic respiration, there is no need of the oxygen, no utilization of oxygen for the decomposition as the degradation of the substrate. So the value of Rq is infinite. Now it is confirmed that the respiratory substance is either carbohydrate, either lipid, either protein, or the organic acids, either succulents, or the anaerobic conditions takes place. Okay. Now into the next category. Now after the Rq value, we come into the category of the anaerobic respiration as well as the fermentation. Now it's the anaerobic respiration. What do you mean by anaerobic condition? It means
The respiration takes place in the absence of air. इससे पहले भी आप पढ़ चुके हैं, the absence of air. It means there is partial oxidation of the respiratory substrate and the less energy is produced in the aerobic respiration, which is studied by the Kostychev. Studied by the Kostychev. Now, what is the importance of the anaerobic respiration? ये हमको देखना है कि इसकी क्या importance है. It is also called the intramolecular respiration. It is also called the intramolecular respiration. By Flugger. What do you mean by intramolecular respiration? In the anaerobic respiration, there is less energy is produced due to the partial decomposition or partial oxidation of the food materials. It is formed into the lower organisms. जितने भी lower organisms हैं हमारे, उन सब में anaerobic respiration होता है. आपको पता है बैक्टीरिया वगैरह में भी anaerobic respiration होता है. And the 2 ATP are utilized and 2 ATP is produced. And the end product is always ethanol as well as the CO2. The end product is always ethanol and CO2. It is the enzyme controlled reactions. It is the enzyme controlled reactions. Which present in cells. Now, what is the fermentation? क्या fermentation में आते हैं? What is the fermentation? There is a slight difference between the fermentation as well as anaerobic respiration. But sometimes the anaerobic respiration is also called the fermentation. This is the fermentation. Partial oxidation of food materials or the respiratory materials by microbes in absence of air. In absence of air, in absence of oxygen, where no ATP is formed. No ATP is formed. And the energy is released. Energy is released in the form of the heat. In the form of heat. This is the fermentation. And in the anaerobic respiration, the energy is released, less energy released. 2 ATP energy यूज हो रहा था, 2 ATP यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा था, but here the no energy is released and the total energy is released in the form of the heat. ATP के फॉर्म में एनर्जी नहीं आ रही. तो ATP के फॉर्म में नहीं आ रही है तो हमारे लिए यूटिलाइजेशन फॉर्म में नहीं है. जो फर्मेंटेशन है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. फर्मेंटेशन के थ्रू जो है यहाँ पर पायरुविक एसिड हमारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Pyruvic acid is converted into the ethanol. This is the pyruvic acid, 3 carbon compound. It is converted into the ethanol. First ethanol में convert होता है by the decarboxylation reaction. This is the decarboxylation, as well as ethanol is converted into the ethanol with the help of the dehydrogenase enzyme. This is the dehydrogenase enzyme in which the NADH2 is converted into the NAD, as well as in the pyruvic acid the decarboxylation takes place, the CO2 is released out and is converted into the ethanol.
This is the example of the fermentation as well as the formation of the butyric acid. Formation of butyric acid by the butyric acid bacteria. Butyric acid bacteria. This is also the example of the fermentation as well as the formation of lactic acid by the lactic acid bacteria. This is also the example of the fermentation. Now we come into the next topic, the factors affecting the respiration. Factors affecting respiration. How many factors affect the respiration? The external factor as well as the internal factor. The first factor is very important factor is called the temperature. The respiration mostly takes place between the 10 degrees centigrade to 30 degrees centigrade. This is the optimal temperature. Optimal temperature for the plants for the respiration. As well as the temperature rises above the 30 degrees centigrade, Q10, the value is 2 to 3 times multiplied. The rate of respiration increases 2 to 3 times above the 30 degree temperature. Above the 30 degree, as per 10 degree rises in the temperature, the respiration also increases 2 to 3 times. जितना ज़्यादा respiration होगा उतनी ही तेजी से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा फूड मटेरियल्स का, and the lot of energy is released out, which is stored in the form of the ATP. Now, after the temperature, at approximately 35 to 38 degree, above the 35-38 degree, the respiration rate becomes slow down. Why? Respiration rate क्यों slow down हो जाएगा? Because due to the denaturation of temperature above 35 degree, above 35 degree to 40 degree, the denaturation of enzyme takes place. Denaturation of enzyme takes place. So the respiration rate becomes low. But between this range from 10 degree to 30 degree, at Q10 this 2 to 3 times respiration क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है. टेम्परेचर के बाद हम नेक्स्ट फैक्टर में आते हैं, द अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. अवेलेबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेस्पिरेशन की. जितना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमें आप जैसे मिलता जाएगा प्लांट को, उसकी तेजी से रेस्पिरेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. नाउ द थर्ड पॉइंट इज द CO2 कंसंट्रेशन. तो CO2 कंसंट्रेशन जब इंक्रीज करता है तो रेस्पिरेशन रेट स्लो हो जाता है, क्योंकि O2 का जो इनटेक है वो कम हो जाएगा. तो CO2 कंसंट्रेशन is inversely proportional to respiration. It means as into the high concentration of CO2, the low respiration rate, and the low concentration of CO2, high respiration rate. Now the concentration of oxygen, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो निश्चित रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा. इज दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेस्पिरेशन. नाउ द पोल्यूटेंट्स, सबसे पोल्यूटेंट की तरह आते हैं लाइट. दैट इज नॉट ए डायरेक्ट फैक्टर फॉर द रेस्पिरेशन, बट समटाइम्स लाइट इंक्रीजेज द टेम्परेचर. बहुत तेज ब्राइट लाइट होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है. जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेस्पिरेशन रेट भी थोड़ा बढ़ता है. तो लाइट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेस्पिरेशन एज वेल एज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. प्लांट को वाटर ज़्यादा मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी. फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी तो O2 ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. O2 ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा. तो H2 भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फिर रेस्पिरेशन के. एज वेल एज
रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर केमिकल सब्सटेंसेस या केमिकल पॉइजन सच एज साइनाइड। अगर साइनाइड है तो ये रिस्पायरेशन रेट को क्या कर देगा, स्लो कर देगा ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम एज वेल एज द डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। इसके अलावा और फैक्टर्स अगर हम देखें, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, पोल्यूटेंट्स अल्टर द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जब सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी बदल जाएगी तो यहाँ पर रिस्पायरेशन रेट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। These are the various factors which affected the respiration. Now we come into the various experiments which prove that in the respiration the heat is produced, in the respiration O2 is utilized as well as CO2 is released out. This is a simple experiment to prove that in aerobic respiration, O2 is CO2 is released. कैसे प्रूव कर सकते हैं? दिस इज द बेल जार, एक यहाँ पर बेल जार लिया हुआ है। दिस इज द पॉटेड प्लांट, ये प्लांट लगा हुआ है पॉटेड प्लांट। नाउ इट इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। इसको हमने किससे ढक दिया? इज द ब्लैक पेपर। नाउ अभी ये जो बेल जार है, दोनों तरफ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। दिस इज एक रिस्पायर, दिस इज बॉटल, आल्सो ए बॉटल कंटेनिंग द लाइम वाटर। यहाँ भी लाइम वाटर से बॉटल रखी हुई है। इट इज आल्सो फिल्ड विद द लाइम वाटर। दिस इज द बॉटल ए एंड दिस इज द बॉटल बी। नाउ there is another chamber which contains the KOH solution. यहाँ पर एक बॉटल में KOH solution रखा हुआ है, इन दोनों में लाइम वाटर रखा हुआ है। यहाँ से रिस्पायरेट किया जा रहा है। जैसे यहाँ से ब्रीथ आउट करते हैं, यहाँ से खींच रहे हैं एयर को, खींच रहे हैं तो यहाँ से एयर एंटर करेगी। एयर कंटेन्स द CO2 which is absorbed by the KOH. एयर में जो CO2 होती है KOH द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। इट मींस द एयर विदाउट CO2 enters into the lime water, so there is no reaction in the lime water, as well as this air again enters into the bell jar and O2 is utilized by the plants. The air which do not contain the CO2, क्योंकि CO2 किसने absorb कर लिया था KOH। Now due to the respiration, the O2 is used by the plants and the CO2 is produced. Now when the air enters via the A jar, the lime water becomes weak. This is the experiment that proves the CO2 is produced via the respiration. क्योंकि अगर एयर से CO2 आ रही थी तो ये वाला KOH सॉल्यूशन उसको एब्जॉर्ब कर लिया था, ये वाला लाइम वाटर मिल्की नहीं था। इसके बाद ये डायरेक्टली बेल जार में आया, प्लांट्स में आया। प्लांट्स में ऐसी जो फिनोमिनाज हुई जिसके कारण से लाइम वाटर मिल्की हो गया, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। इट प्रूव्स दैट इन द एरोबिक रेस्पिरेशन O2 is utilized by the plants and the CO2 is released out. Now this is the experiment which proved that in the aerobic respiration CO2 is released out. Now we take the example of the next plants, that the heat is produced in the respiration.
एक और एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट heat is produced in aerobic respiration. केवल respiration लिख सकते हैं, दोनों में प्रोड्यूस होती है इन respiration. How can you prove that heat is produced? हमने क्या किया यहाँ पर, दो जार में, these are the jars, these are insulated jars, दो इंसुलेटेड जार्स हैं। एक जार में हमने यहाँ पर वाटर सोक्ड सीड रख दिए, पानी से भीगे, दिस द वाटर सोक्ड सीड्स, इट मीन्स germinating seeds, the function germinating seeds. And the seconds are the boiling seeds. Boiled seeds. आपने सीड को बॉयल कर दिया तो जितने भी एंजाइम थे वो क्या हो गए, डीनेचर्ड हो गए। तो डीनेचर्ड हो जाएंगे तो बॉइल्ड सीड्स को एक और मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन में हमने रख दिया। जो मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन में रखते हैं तो जो भी उनका लिविंगनेस होती है वो खत्म हो जाती है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड के सॉल्यूशन में रख दिया या बॉइल्ड कर दिया, और इसके बाद दोनों ही इंसुलेटेड जार्स, इंसुलेटेड जार मतलब अंदर से बाहर और अंदर का टेम्परेचर कहीं भी मैच नहीं है। इसमें हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक एक थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर इस सीड के अंदर कर दिया, और मॉइस्चर के लिए क्या रख दिया यहाँ पर, कॉटन रख दिया दोनों में। इट मीन्स दोनों को वाटर मिलना चाहिए, कॉटन, वेट कॉटन रख दिया, वेट कॉटन। शुरुआत में हमने दोनों की रीडिंग देख ली, क्या है, इस तक थर्मामीटर पहले रीडिंग देख ली। आफ्टर सम टाइम्स द जार व्हिच कंटेन्स द वाटर सोक्ड सीड और द germinating सीड, द टेम्परेचर राइजेस, इसका टेम्परेचर राइज कर रहा है और इसका टेम्परेचर क्या हुआ, द टेम्परेचर रिमेन्स सेम, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। व्हाई? बिकॉज दिस इज द boiled seed and dead seeds which do not respire, and the germinating seeds as well as the water soaked seeds respire, and due to the respiration the heat is produced, so the temperature rises, which is measured by the thermometer. So this experiment proves that heat is produced in the respiration. तो सिंपल से एक्सपेरिमेंट आप प्रूव कर सकते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट है, now the third experiment is that in anaerobic respiration experiment to prove that in anaerobic respiration less energy is produced. As well as experiment to prove that in the anaerobic respiration, जैसे देखिए हम देखें यहाँ पर कि CO2 is produced, अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन माइक्रोब्स में होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म्स में होता है। ईस्ट का एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, एक रिस्पायर स्कोप एक इंस्ट्रूमेंट, उसमें हमने यहाँ पर कुछ सीड्स रख दिए, एंड द absence of air takes place, absence of एयर नहीं है यहाँ पर, या ऑक्सीजन नहीं है।
इट इज आल्सो कॉल्ड द कोहनी ट्यूब। क्या नाम दिया था? कोहनी ट्यूब नाम दिया था, कोहनी ट्यूब। नाउ दीज आर द germinating seeds due to the absence of air or it is filled with the mercury solution। मरकरी का सॉल्यूशन भरा हुआ है और ये जो जार है इस जार में भी क्या भरा हुआ है? मरकरी भरा हुआ है। इसी को हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज द जार containing the mercury solution and this is the test tube, inverted test tube which contains the mercury. As the germinating seeds enters via this process, यहाँ से क्या हमने भेज दिया? यहाँ पर germinating seeds इंटर करें। तो पहले यहाँ पर मरकरी फुल था पूरा, जैसे germinating seed इंटर कराते हैं यहाँ पर, तो ये जो जार है इस जार में इसका जो लेवल है कब जाता है? इज द मरकरी लेवल, द लेवल ऑफ मरकरी राइज स्लोज डाउन, द लेवल ऑफ मरकरी लोअर्स बाय एडिशन ऑफ germinating seeds। अगर हमने germinating seeds को इंटर कर दिया तो लेवल ऑफ मरकरी गिर गया ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द CO2 गैस। अंदर जो ऑक्सीजन थी germinating seeds से ले ली, इसके बाद उन्होंने उसके बदले में क्या रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस किया? CO2 गैस। CO2 गैस के प्रेशर के कारण जो लेवल ऑफ मरकरी है वो क्या हो गया? डाउन हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट शो करता है यस द CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द रेस्पिरेशन। इसी तरह से अगर आप फर्मेंटेशन का एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस बाय द ईस्ट। ईस्ट का नाम सुना है, कौन सा एंजाइम होता है? जाइमेज होता है। तो इन्वर्टेज और जाइमेज, ईस्ट कंटेन्स द invertase and zymes enzyme। दो तरह के एंजाइम है ईस्ट में। क्या डिफरेंस है? The invertase converts the disaccharides into the monosaccharides। The C12H22O11 is the disaccharide which is converted into the C6H12O6 plus C6H12O6 with the help of the yeast as well as invertase enzyme। yeast है, invertase है और इसमें क्या ऐड हुआ है? H2 where the disaccharide is converted into the monosaccharide as well as the monosaccharide converted into the ethanol with the help of the zymes enzyme। तो आप देख रहे हैं इसमें CO2 is produced, तो फर्मेंटेशन में भी CO2 प्रोड्यूस हो रही है, एनारोबिक रेस्पिरेशन CO2 प्रोड्यूस हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी O2 की प्रेजेंस में यूटिलाइज होने के बाद CO2 प्रोड्यूस हो रही है। बस एनर्जी लेवल का डिफरेंस है रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन अगर मैनेट एस्पिरेट शटल है तो 38 ATP रिलीज होता है, फिर दूसरा है आपका कौन सा? एस्पिरेट शटल है अगर तो 36 ATP यूज होता है, 36 ATP फॉर्मेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर है तो लॉट ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इनटू द एथेनॉल, 2 CO2 बन रहा है और साथ साथ यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 ATP फॉर्मेशन हो एनारोबिक रेस्पिरेशन में। फर्मेंटेशन में देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द ATP एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ द हीट। अभी आपने पूरा टॉपिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का, किस तरह से रेस्पिरेशन हो रहा है, कैसे प्लांट्स को एनर्जी मिल रही है और एनर्जी मिलने के बाद कैसे साइक्लिक प्रोडक्शन हो रहा है। एक पार्ट आता है यहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन, छोटा सा एक टॉपिक रह जा रहा है फोटोफास। तो ये फोटो रेस्पिरेशन
there is no biological significance for plants and क्या ये डिग्रेडिंग रिएक्शन से नष्टकारी क्रिया है, डिग्रेडिंग प्लांट्स के लिए डिग्रेडिंग फिनोमेना है, हिंदी में हम कह सकते हैं पौधों के लिए उपयोगी नहीं, नष्टकारी क्रिया। नष्टकारी क्या है? फोटो रिस्पायरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जिससे ब्राइट लाइट होती है और O2 की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, तो हम इसमें लिख सकते हैं रिस्पायरेशन 3 पार्ट है ना, तीसरा है ना, तीसरा होगा ना, 2 तो हो चुके हैं ना, 2 में ही 3 होगा, तो 3 कर दीजिए और टाइम हो गया है, अपने हिसाब से देख लीजिए। फोटो रिस्पायरेशन ठीक है, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, एटीपी फॉर्मेशन में होता है, प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है। एट द डे टाइम देयर इज द हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 इज प्रेजेंट, नाउ द क्लोरोप्लास्ट peroxisome as well as mitochondria, all the 3 cell organelles takes part in this reaction, in which at the daytime due to presence of the high oxygen concentration, इसमें high oxygen concentration है तो क्या करते हैं plants, they use most of the क्या यूज करेंगे? ऑक्सीजन को यूज कर लिया एंड अ लॉट ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड, बहुत सारी CO2 प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, बट हियर द कार्बोहाइड्रेट इज यूटिलाइज्ड but no energy is released and stored in the ATP. It means there is no benefit for the plants. तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तीनों में हो रहा है, लेकिन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन एटीपी का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये जो फोटो रिस्पायरेशन है प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन जब हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन के परसेंटेज को यूज करके CO2 का जो फॉर्मेशन करते हैं, तो जब ज़्यादा CO2 फॉर्मेशन होती है तो वो CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, लेकिन इसमें लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे जो प्लांट्स में जो हमारे लिए बन रहे थे, स्टोर हो रहे थे, वो क्या हो रहे हैं? कंज्यूम हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं, बट देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ द ATP। तो हमको जब ATP नहीं मिल रहा है, प्लांट्स को नहीं मिल रहा है, तो किसी भी बेनिफिट के लिए वो रिएक्शन नहीं है, हमारे लिए भी हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल है। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट टॉपिक पे